नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और यह है खास मुलाकात। एक खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री सचिन पायलट। पायलट साहब, वक्त निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपसे तो बहुत सारे विषयों पर बात करनी है, लेकिन इन दिनों हमने सुना है कि बातें तो हुई थी कि आउटसोर्सिंग अमेरिका की तरफ से जो है उस पर रेटोरिक है, शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण ज़्यादा बोलते हैं और हम पर, भारत पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि दरअसल वो पाबंदियां लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कम लोगों को आने दे रहे हैं और उनकी जॉब कंडीशंस अच्छी नहीं है। आपके पास क्या खबर है? देखिए, यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया का जो आईटी की जो एक्सपोर्ट सर्विसेज हम लोग देते हैं उसका लगभग 2/3 हिस्सा अमेरिका में जाता है। बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पर स्लो डाउन भी हुआ है पिछले कुछ सालों में। जहाँ तक इंडियन कंपनीज़ की बात है, हम लोग हमेशा अपनी इंडियन कंपनीज़ को एडवाइस करते हैं कि जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं उसका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्स होना चाहिए। 2/3 सारा हमारा एक्सपोर्ट एक देश में जाएगा और वहाँ मंदी होगी तो स्वाभाविक है कि हमारे पे सीधा असर पड़ेगा। तो हम लोगों ने अफ्रीका में, ईस्टर्न यूरोप में, एशिया में और मार्केट्स को एक्सप्लोर करने का हमने एक एडवाइस अपनी कंपनीज को दिया है। जहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस की बात है, सामने ऊपर से देखने में लगता नहीं है कि कहीं कोई विशेष रूप से पाबंदियां कहीं इंडियन कंपनीज या इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के ऊपर लगाई जा रही हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो थोड़े अलग हैं। जो वर्किंग वीज़ा के रिजेक्शन रेट्स हैं वो इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए लगभग 40% हैं और बाकी कंट्रीज़ के लिए वो कहीं 20 है, कहीं 25% है। और वो किन कारणों से रिजेक्शन हो रहा है, वो कारण भी कुछ बहुत मजबूत नहीं है। यानी जो 100 वीज़ा अप्लाई हो रहा है उसमें 40 रिजेक्ट हो रहे हैं, लगभग 40 के करीब हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, जो हमारी आईटी कंपनीज़ ने आज एक ग्लोबल स्केल को अचीव किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्रिएटिव हैं और वैल्यू एडिशन होता है। आज भी अगर इंडियन आईटी कंपनी अमेरिका में जाकर अगर काम करती है, अपने दफ्तर खोलती है, तो 4 में से 3 जो नौकरियां हैं वो वहाँ के लोकल लोगों के लिए हम लोग पैदा करते हैं एज आईटी कंपनीज ऑफ इंडिया। और पिछले कुछ, जब से आईटी इंडस्ट्री का बूम हुआ है पिछले दशक भर से, इंडियन आईटी कंपनीज ने $15 बिलियन का टैक्स पे किया है यूएस गवर्नमेंट को और लगभग $1 बिलियन कंट्रीब्यूशन हुआ है सोशल सिक्योरिटी का। अगर आप एक इंडियन आईटी प्रोफेशनल हैं, आप अमेरिका में काम कर रहे हैं 2, 3, 4 साल तक के लिए, तो हर साल आपको एक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। वो कंट्रीब्यूशन व्यक्ति तब उसका लाभ लेता है जब वो रिटायर हो जाता है या उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, और प्रोफेशनल्स 4-5 साल के बाद वापस रिपैट्रिएट इंडिया में हो जाते हैं। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उन सालों का, वो यूएस गवर्नमेंट के पास रहता है, अनयूज्ड रहता है। उसका बेनिफिट कभी कोई इंडियन प्रोफेशनल उठा नहीं पाता। पैसा दिया लेकिन कोई फायदा हमको नहीं होने वाला, हम वापस आ गए। ये सब आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक फेयर प्ले का एक सेंस होना चाहिए और मुझे लगता है कि ये जीरो सम गेम नहीं है। कई बार राजनीतिक माहौल में बहुत से भाषण नेता लोग दे देते हैं दूसरे देशों के। अमेरिका में भी बहुत से मुद्दे उठे हैं, आउटसोर्सिंग को लेकर बहुत एक ऐसा माहौल निर्मित हुआ जो बड़ा मैं समझता हूँ एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करने वाला है। तो सचिन, आप बहुत सिग्निफिकेंट डेटा दे रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि वो बोगी नहीं थी जो हम समझते थे कि सिर्फ पॉलिटिक्स के कारण वहाँ बोला जा रहा है। एक्चुअली अब हम पर दबाव महसूस हम कर रहे हैं कि लोगों का वहाँ जाना कम हो रहा है, जबकि हमारा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। तो जाहिर है कि हमको अमेरिकन को ये बात कहनी होगी कि ये थोड़ा अनफेयर काम हो रहा है। तो किस फ्रंट पर, फोरम पे कैसे उठा के कह रहे हैं? चाहे विदेश मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे भारत सरकार के जो वेरियस आर्म्स हैं, हमने हमेशा इस बात को उठाया है और हाईएस्ट लेवल्स पर इसको टेकअप भी किया है। और हकीकत यह है कि हमको एश्योरेंस दिया है हर बार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, हर डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम इसको निष्पक्ष तरीके से देखकर इस पर एक सकारात्मक सोच के तहत हम लोग आगे काम करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और कुछ उसमें मैं समझता हूँ बदलाव भी आया है। लेकिन ये सारे ऐसे ही वास्तविकताएं हैं जिससे मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को, खासकर इस देश में, उनको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनियां वहाँ जाके कोई नौकरियों को छीन नहीं रहे हैं। और वो अगर काम किसी कंपनी के पास आता है तो इसलिए आता है कि उसमें सेविंग्स होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडिशन है जो परहैप्स अमेरिका में लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा का दौर है, इंडियन कंपनीज जाती हैं, चीनी कंपनी जाती हैं, एशिया यूरोप की बाकी कंपनियां काम करती हैं। जो कंपनी सबसे
एफिशिएंट होगी, प्रोडक्टिव होगी, जहाँ के प्रोफेशनल बिल्कुल ऑन टाइम डिलीवर करते हैं और कुछ योगदान दे सकते हैं, उसी को लोग पसंद करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा प्रेम किसी से नहीं होता, वो तो डॉलर की है, जो बॉटम लाइन सबसे नीचे होगा उसी कंपनी को काम मिलेगा। बिल्कुल। आपने जो दूसरी शुरू में बात कही कि थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की भी जरूरत है, क्योंकि मंदी है अगर अमेरिका के बाजार में, तो वो कितना सपोर्ट करेंगे। ये डाइवर्सिफिकेशन कितना एग्रेसिव ढंग से आपको लगता है कि हमारी कंपनियां पुश कर रही हैं, और आपको लगता है कि और बाजारों में देखना चाहिए, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, फिलहाल आईटी का जो मार्केट है इंडिया का, वो लगभग $85 बिलियन का है, और हमने टारगेट रखा है कि अगले 7 साल में बाय 2020 वी मस्ट इंक्रीज इट टू $300 बिलियन। जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो लगभग $60 बिलियन का है आज। उसका टारगेट हमारा है कि वो हम $200 बिलियन करें 2020 तक। तो ये तभी होगा जब हम न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर डेवलप करेंगे। डेवलप्ड मार्केट के अंदर जाकर अपने प्रेजेंस करनी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक नई मार्केट ढूंढना, नए कॉन्टिनेंट में, नए ज्योग्राफीज़ में जाकर उस मार्केट को सेंसिटाइज करना और वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को पहले स्थापित करना और फिर उसको और व्यापक बनाना, वो एक चैलेंज है। और मुझे पूरा विश्वास है, जो इंडियन हमारी आईटी कंपनीज हैं, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि वो आज एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं। इनफैक्ट वो बाकी दुनिया की कंपनी, इंडियन आईटी कंपनीज को देखकर अपना बेंचमार्किंग करती हैं। ये हम अक्सर सुनते थे बीच में कि हम पर अब थोड़ा सा फिलीपीन से भी दबाव आ रहा है, क्योंकि वो भी वहाँ बिजनेस लेके जा रहे हैं। चाइनीज़ बेशक बहुत एग्रेसिव ढंग से अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है कि उसके इम्पैक्ट से अपने को वार्ड ऑफ करने के लिए इंडियन कंपनियाँ काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, या अभी प्रेशर है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, जो सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं, जो फिलीपींस, बाकी देशों से जो कॉल सेंटर का काम है, जो बीपीओस का काम है, वहाँ पर उस स्पेस को वो लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी सर्विस हो, अगर वो कमोडिटाइज जल्दी से हो सकती है, आसानी से हो सकती है, और लोग करेंगे। और लेबर कॉस्ट एडवांटेज जो इंडिया का था, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए हमारी कंपनीज को और इन्वेस्ट करना होगा, R&D में नीश सर्विसेज का स्पेस ढूंढना होगा, और ऐसी सर्विस हम लोग दें जो रेप्लिकेबल ना हो। तभी हम लोग अपना जो हमारा जो एडेड एडवांटेज हमारा है, हम उस कंपीटिटिव एज को बनाए रखने में कामयाब रहेंगे।